अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह के साथ आपको वेलकम करते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज की अच्छी बात है जन्नत। जी हाँ, और जन्नत की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है एक वो जन्नत है जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान करता है और करनी भी चाहिए। और उसी जन्नत को हासिल करने के लिए हम बतौर मुस्लिम हम इस्लाम के जो हमारे एक तरीक़ाकार है, उसवा हुस्ना है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जन्नत हासिल करने के लिए एक जन्नत हमारे पास भी है जिसकी हम कदर कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं और वो जन्नत हमें ऑटोमेटिकली खुद मिल सकती है। बिल्कुल, और वो जन्नत है माँ के कदमों तले। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस कदर बदनसीब होते हैं कि माँ जैसी अजीम हस्ती जो है उसको नाराज़ कर देते हैं। वो मकाम और दर्जा नहीं देते माँ को जिसकी वो हकदार होती है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे सुहेल भट्टी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुहेल भट्टी साहब। सबसे पहले तो क्योंकि आप हमेशा ही बहुत ही ख़ास एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ देते हैं शहर इक़्तिदार की, मौसम बताइएगा शहर इक़्तिदार का कैसा है और आज आपके पास कौन सी अहम और बड़ी खबर है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग दुआ जमील। मैं यही सोच रहा था कि इस्लामाबाद का मौसम अब पहले जैसा जिसके अंदर गर्मी की शिद्दत नहीं थी, मौसम तो बदला है तेज़ी के साथ, मौसम गर्मा की आमद है। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर सोच रहा था कि आपको जो एक ऑफ़र की गई थी कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत हसीन है, उस वक्त लाहौर में भी गर्मी के आसार दिखाई दे रहे थे और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप इस्लामाबाद का वीकेंड पे विज़िट कर लें, लेकिन आप लोगों ने मौका मिस कर दिया। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। खास मुद्दत के लिए थी भट्टी साहब, वो अब गर्मी आ रही है ना? अच्छा, अभी गर्मी आई तो नहीं है ना पूरी तरह? अब भी हम आ सकते हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। यकीनी तौर के ऊपर आप आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन वो जो एक टाइम था बहुत ज़बरदस्त वक्त था। लेकिन अभी इस वीकेंड के ऊपर भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे एक रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है जहाँ पर मौसमी बहार की आमद के बाइस वहाँ पर एक फूलों की बहुत बड़ी एक नुमाइश लगाएगी। बड़ी तादाद में लोग उसका पहुँचते हैं उसको देखने के लिए। अगर आप इस वीकेंड पे आएँ तो आप उससे भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। तो लेकिन मौसम गर्मा की आमद वफाकी दारुल हुकूमत में भी महसूस की जा रही है। बिल्कुल, ज़रूर आएंगे, ये नुमाइश भी देखेंगे और इस्लामाबाद का मौसम भी इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा टाइम हुआ तो मरी भी चले जाएंगे। खबरें क्या है आज की सुहेल भट्टी साहब? जी, आज की हमारी जो पहली खबर है वो पाकिस्तान स्टील मिल के साथ ही जुड़ी हुई है। हम मुसलसल इस मामले को हम टेकअप कर रहे हैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने कमिटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की प्लान की जानिब बहुत सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके ऊपर कुछ पेशरफ्त हो रही है और बहुत सी शख्सियात की, बहुत से बासर लोगों की नज़रें एक मरतबा फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स पर जुड़ी हुई हैं और वो माजी के वो साल दोबारा याद आ रहे हैं जब पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसको नोटिस लेना पड़ा था। उस वक्त जितने प्लेयर्स एक्टिव थे वही प्लेयर्स दोबारा इस वक्त भी एक्टिव हैं। चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप ममरेज खान साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स पाइपलाइन एसोसिएशन खालिद भट्ट साहब हैं। वो पूरा उम्मीद है, उनके पास सोल्यूशन है, तमाम इंतजामात हैं, टेक्निकल इंतजामात के स्टील मिल्स को बहाल किया जा सकता है। हुकूमत की कैपेसिटी है, लेकिन हुकूमत के अंदर कुछ मौजूद लोग, ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट सेक्टर के वो लोग जिनका मफादात पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो इसको हासिल करने के लिए उनकी कोशिश ये है कि या तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाया जाए, पाकिस्तान स्टील मिल उनकी कंट्रोल में, या इसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। रज़ाक दाऊद साहब ने गुज़श्ता रोज़ इस बात की तस्दीक की है कि 3 रशियन और 3 चाइनीज़ कंपनी ने भी पेशकश की है पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली से मुतल्लिक। हतमी फैसला करना है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आइंदा हफ्ते, और उसके बाद ये हतमी प्रपोजल इसी के बाद जाएगी वफाकी कबीना के सामने। वहाँ पर देखना होगा कि इमरान खान साहब क्या डिसीजन करते हैं, क्या वो इसको सरकारी तहवील के अंदर रख के चलाने का जो कमिटमेंट थी उसको पूरा करने में कामयाब होते हैं, या प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लेके आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है
کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خسارہ بڑھ رہا ہے، حکومت کے پاس اب وقت نہیں ہے کہ وہ مزید ڈیلے کرے، جلد از جلد اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور الارمنگ سچویشن ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خسارہ بڑھ رہا ہے اور ابھی وقت نہیں ہے اور بڑے اہم فیصلے کرنا ہوں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ بھٹی صاحب، نیکسٹ خبر کیا ہے؟ غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان واپسی کے لیے وفاقی حکومت نے کیا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ جی، اپنے پروگرام میں ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے خط لکھا گیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جس میں کہا گیا تھا کہ ترکی کی جانب سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بے شمار لوگ، سالانہ سینکڑوں لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں براستہ ترکی، اور ترکی کے اندر چونکہ وہاں پر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے باعث وہاں پر اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے ترکی کے راستے یورپ میں داخل ہونا، تو ہزاروں پاکستانی اس وقت ترکی کی جیلوں میں قید ہیں، اور ترکی کو سب سے بڑا یہ پیش آ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ترکی کے برادرانہ تعلقات بھی ہیں، تاہم دوسری جانب ایسے پاکستانی جو غیر قانونی طور کے اوپر ترکی داخل ہوئے اب ان کی جیلوں میں ہیں، ان کی شناخت کر کے ان کو ڈیپورٹ کرنا پاکستان واپس، یہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے کٹھن مرحلہ تھا ترکی کے لیے۔ تو وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ کو، پرائم منسٹر آفس کو سینسٹائز کیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہمیں جو سرکاری دستاویز موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اس وقت ترکی کی جو تحویل میں یا ترکی میں تقریباً 50,248 پاکستانی ہیں جو وہاں پر ترکی میں قید ہیں، جو غیر قانونی طور کے اوپر ترکی میں داخل ہوئے۔ اب ان کی واپسی کا طریقہ کار طے ہونا ہے اور ان کی سب سے پہلے ان کی تصدیق بھی ہونی ہے کہ یہ واقعی پاکستانی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جو گرفتار افراد سے معلومات حاصل کی گئی ترکی حکام کی جانب سے، ان کی ایسے پاکستانیوں کی تعداد 50,248 ہے۔ گزشتہ ماہ 671 پاکستانیوں کو واپس بھیجا بھی گیا تصدیق کے عمل کے بعد، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا جس کے نتیجے میں وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، ایف آئی اے اور نادرا کے حکام کے مبین اعلیٰ سطحی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس کے منٹس ہمیں موصول ہیں۔ اس میں یہ بات طے کی گئی جہاں پر ترکی کے سفیر نے باضابطہ طور کے اوپر بریفنگ دی اور یہ کہا گیا کہ ترکی کے اندر پاکستان ایک ایسا سسٹم نصب کرے، ایف آئی کی ٹیم ڈیپیوٹ کرے جو اس سارے پروسیس کو دیکھے تاکہ جلد از جلد ان پاکستانیوں کی ڈیپورٹ کرنے کا پروسیس مکمل کیا جا سکے۔ نادرا نے ایک آفر کی کہ ریڈ مشن جو ایک سسٹم ہے، سافٹ ویئر ہے، وہ 7 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ نادرا اس کے اوپر کوئی منافع نہیں کمائے گا، جو اس کے اوپر کاسٹ انکر ہوئی ہے اسی کاسٹ کے اوپر ترکی کے اندر اس سسٹم کو پلیس کیا جا سکتا ہے۔ نادرا کی ٹیم وہاں پر اس کو آپریٹ کرے گی اور اس سسٹم کے تحت جلد از جلد ان پاکستانیوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر کے ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے بھی اس میٹنگ میں شریک تھے، انہوں نے بھی اس بات کی جی بالکل صحیح، بہت عام معاملہ ہے یہ، اور جس طرح آپ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں بڑا اچھا ہے۔ تقریباً اگر 50,000 سے زائد پاکستانی اس وقت ترکی کی جیلوں میں قید ہیں تو ترکی کی طرف سے بھی یہ بڑا قدم ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ان کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ انسانی سمگلرز جو ہیں ان کو کون نکیل ڈالے گا؟ اس خبر کے مطابق 12 اہم ترین افراد ہیں ترک حکومت کو نشاندہی کیا پاکستان نے، وہ ذرا ڈیٹیل بتا دیں۔ جی بالکل، ایف آئی اے کی کاوشوں کے نتیجے میں اب جو پاکستان سے لوگ جاتے تھے ترکی یا یورپ جانے کی کوشش کرتے تھے کافی حد تک روکا جا چکا ہے، اور ایف آئی اے نے ہی اپنی ایفرٹس کر کے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر ملوث جو بڑے نیٹ ورکس ہیں اس کے جو 12 کارندے ہیں وہ اس وقت ترکی کے اندر مقیم ہیں، ان کی نشاندہی کی جا چکی ہے ایف آئی اے کی جانب سے۔ اور اس سلسلے کے اندر اس کا اعلیٰ سطحی جو ایک اجلاس ہوا اس کے اندر اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ ان 12 افراد کی جو ہیومن ٹریفکنگ کا نیٹ ورک چلاتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو لکھا جا چکا ہے ایف آئی کی جانب سے، اور اس بات کی امید ہے کہ جلد از جلد انٹرپول ان 12 افراد کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے گی۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بالخصوص گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ کے ایریا کے اندر آپریٹ کرتے تھے۔ ایف آئی اے کی کاوشیں بھی جاری ہیں اور پوری امید ہے ایف آئی اے کہ آنے والے دنوں کے اندر مؤثر طریقے کے ساتھ ہیومن ٹریفکنگ کو روکا جا سکے گا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان۔ جیسے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم آج بات کرنے والے ہیں ماں کی عظمت، ماں کے مقام، اور خاص طور پر ماں کا ایک بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رول ہوتا ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔
अभी इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं माँ की फजीलत और अजमत, बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी तालीम और तरबियत के लिए माँ का किरदार क्या होता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बसने वाले हर इंसान जिनमें कातिल भी है, मकतूल भी है, अमन पसंद भी हैं और फसादी भी हैं, लेकिन इसका जो सारा दारोमदार है वो है तरबियत। क्या ऐसा ही है? तरबियत का ही ये नतीजा है कि एक बच्चा अनपसंद बनता है, एक बच्चा फसादी बनता है, या फिर इसमें कोई और फैक्टर भी शामिल हैं? तो पूरा पैनल इसमें हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और पैनल का तारुफ आपसे करवा देता हूँ। डॉक्टर इमरान साहब हमारे नफ्सियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रोफेसर नासिर महमूद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं, और सादिया साहिबा हैं, स्कूल टीचर हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, करियर काउंसलर हैं। तो ये इन 3 मेहमानों से हम बेसिकली बात करेंगे कि माँ की तरबियत, रोल ऑफ मदर इन अपब्रिंगिंग। एक बच्चा जिसकी पहली दरसगाह माँ होती है, तो इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर इमरान, आपकी तरफ हम आएंगे और सबसे पहला सवाल यही रखेंगे कि माँ की फजीलत से कौन इनकारी नहीं है, और माँ जब बच्चे की परवरिश कर रही होती है और बच्चा जो चीज़ें उस वक्त एब्जॉर्व कर रहा होता है, कंसीव कर रहा होता है, वही चल के आगे ज़िंदगी में उसके काम आनी होती है। तो सबसे पहले तो माँ की फजीलत और अजमत पर रोशनी डालें। देखिए, ये दुनिया हुकूक और फ़राइज़ की दुनिया है। मेरा जो हक़ है वो किसी का फ़र्ज़ है, और मेरा जो फ़र्ज़ है वो किसी का हक़ है। यानी मैं जो करूँगा वो मेरा अमल है और मैं उसको जवाब दूँगा। दूसरी बात ये है कि मुझे अपने अमल का जवाब 2 कानून के तहत कम से कम देना होता है। एक वो जो इस दुनिया का कानून है, और एक वो जो आखिरत का कानून है। इसका मतलब है कि आज मैं कुछ भी करूँ, मैं जो काबिल गिरफ्त काबिल पकड़ 2 ही कानून होंगे, एक मेरे दुनिया का कानून और मेरे एक आखिरत का कानून। जब तक फ़र्ज़ जो है वो अदा नहीं होगा, हक़ का क्लेम नहीं होगा। पहले फ़राइज़ अदा करने होते हैं और फिर हुकूक का मुतालबा करना होता है। यही सिलसिला यहाँ पर भी होगा। बच्चे की पैदाइश, ये मेरा दीन फितरत इस्लाम ऐसा है कि ये जो फितरी ज़न्न शौक़ के ताल्लुक़ है उसमें भी दुआ बताई गई है। तो आप सोचें, अभी बच्चा तो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, लेकिन दुआ से आगाज़ होता है। फिर वज़ा हमल जब होगा उस वक्त बच्चे की ये हक़ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माँ को उसका फ़र्ज़ है और बच्चे का ये हक़ है कि उसको ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो जो खुराक मैं खा रही हूँ वो बच्चे के लिए कैसी है, मेरे ख्यालात कैसे हैं, माँ बाप जो है वो उसको जो माहौल देंगे वो कैसा है। ये उस बच्चे का हक़ है जो अभी माँ के पेट में है। फिर माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद उस बच्चे की अच्छा नाम, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छी सेहत, ये सारा का सारा जो है ये ज़िम्मेदारी है माँ बाप की, और ख़ुसूसन माँ, क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादातर माँ जो है वो इसका ज़्यादा एहतमाम करती है। जब तक वो बच्चा बालिग नहीं होता, जब तक ये सारी ज़िम्मेदारी माँ बाप की है। इसका आसान समझना ये है कि अगर उस बच्चे से कुछ हो जाए तो मुझे बताए कानून किसको गिरफ्त में लेगा, बच्चे को लेगा या बच्चे के माँ बाप को लेगा। इसी तरह आखिरत का कानून उस वक्त अगर बच्चा कुछ करता है, बच्चे को गिरफ्त में लेगा या माँ बाप को लेगा, लाजमी माँ बाप को लेगा। तो इसका मतलब है कि मैं जवाबदेह हूँ अपने उस बच्चे के बालिग होने तक, जब तक मैं इस सारी जिम्मेदारी अपनी अदा नहीं करता हूँ। मेरी जिम्मेदारियाँ अदा होंगी तो फिर मैं वालिदैन के हुकूक पे बात करूँगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, और बड़ी समझने की भी इसको ज़रूरत है। लेकिन इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, इस्लाम और दीन हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। औलाद की जो तालीम और तरबियत है, इस हवाले से कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील भाई, बहुत आसान सी बात है, अगर 2 जुमलों में समझना चाहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने वालिदैन के बारे में पूछा, ये क्या है? वालिदैन इकट्ठा करके फिर माँ की तरफ अकेले में आ जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुमा जन्नतों का व नारों का, ये तुम्हारी जन्नत भी हैं, ये तुम्हारी दोज़ख भी हैं। अब समझने की ज़रूरत है इस तरह के, एक तो हम बहसीत औलाद अपने माँ बाप को कैसे समझें, फिर एक बहसीत माँ बाप अपनी औलाद के लिए इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है। पहली बात तो ये कि जब हम औलाद की हैसियत से ये हदीस पाक सुनते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि हमें वालिदैन की खिदमत करके जन्नत ले सकते हैं, वो हमारे लिए जन्नत है। हम उन्हें नाराज़ करके दोज़ख में जा सकते हैं, वो हमारे लिए दोज़ख हो गए। एक दूसरा पॉइंट ये कि जब हम माँ बाप हैं और हमारी औलाद, अब ये हदीस पाक हुमा जन्नतों का वनार, के माँ बाप जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। इसका माना ये है कि वालिदैन अगर चाहें तो अपनी औलाद को जन्नती बना दें, अगर चाहें तो अपनी औलाद को दोज़खी बना दें। ये माँ बाप तक है। बच्चा, मासूम बच्चा, जब माँ ने उसे कंसीव किया, उसका एक्सक्लूसिवली एक अरसा अपनी माँ के साथ गुजरता है,
दैट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, अकेला तन्हा। माँ के एहसासात उस पर असरअंदाज होते हैं, माँ की हैबिट्स उस पर असरअंदाज होती हैं, माँ के ख़यालात उस पर असरअंदाज होते हैं, माँ बाप का घर में जितना इन्वायरमेंट है वो उस पर असरअंदाज होता है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे पर असरअंदाज होती हैं। अल्लाह पाक चौथे महीने में बच्चे को लिसनिंग अता कर देता है, अभी वो दुनिया में नहीं आया। अल्लाह पाक फरमाता है फ़जअलनाहु समीअम बसीरा, समाअत उसे मिल जाती है, जो कुछ बाहर हो रहा है माँ जो देख रही है, जो सुन रही है, उसका असर बच्चे पर हो रहा है। और बच्चे की किरदार साजी दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाती है। और पहले 3 साल जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता, जो हम समझते हैं ये कच्ची मिट्टी होती है, यूँ समझ लें जैसे किसी कुम्हार के हाथ में एक कच्ची मिट्टी पकड़ा दी गई, वो कुम्हार जैसा चाहे उसका बर्तन बना ले। अब बचपन में माँ बाप जिनको इतना मासूम बच्चा दे दिया गया कि जिस तरह की हैबिट्स उसकी डेवलप करना चाहें वो कर सकते हैं, तब वो लापरवाही करते हैं। यहाँ वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से उनसे सवाल किया जाएगा। बिल्कुल सही, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से वो आंसरेबल हैं कि जब इतना एक मासूम बच्चा आपको दे दिया गया तो क्यों नहीं आपने उसकी ऐसी तरबियत कर दी, उसमें अच्छे अखलाक क्यों नहीं पैदा किए, अच्छी आदत क्यों नहीं पैदा की, उस बच्चे में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करना, उसको सिखाना इस बचपन की उम्र में आसान था, क्यों नहीं किया? इसलिए वालिदैन तो ये वालिदैन से सवाल होगा, और खास तौर पर माँ की, जिस तरह से आप बात करें, माँ की जो तरबियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकेला रहा ना उसके साथ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव टाइम माँ के साथ गुजरा। एग्जैक्टली। अब माँ की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सही। तो सादिया साहिबा, माँ की जो गोद होती है, जैसे कि प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, बच्चे की पहली दर्स गाह है, तरबियत गाह है। जो कुछ भी बच्चा सीखता है, समझता है, वो माँ से सीखता है, समझता है। और बहुत इसलिए शायद हम देखते भी हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा माँ से अटैच भी होते हैं बाप की निस्बत। तो आपके ख्याल में औलाद की तरबियत में एक माँ क्या किरदार अदा करती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो दोनों हजरात ने बात की है वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत सख्त है, जिससे मेरे ख्याल में कोई भी माँ वाकिफ़ नहीं है, और अगर है भी तो इट्स जस्ट कि जस्ट नॉलेज। अगर हम ये कहें कि वो उस पर असरअंदाज करती है या माएँ इस चीज़ को लेके चल रही हैं, तो मेरे ने कभी नहीं देखा कि उन्होंने इतनी खुद से, है ही नहीं, होगी भी नहीं। माँ का रुतबा जो है, जैसे आपने कहा कि उसकी गोद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो वो बात है जिसको सबको ही पता है। आप डिस्कस ना भी करें तब भी सबको पता है कि माँ जो है वो एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। जैसे जानवरों के भी आपने देखा होगा, मुर्गी के जब बच्चे होते हैं तो उससे पहले तो वो बिल्ली से भी डर रही होती है लेकिन जैसे ही उसके चूजे होते हैं तो यू मस्ट हैव सीन कि वो बिल्लियों से तो क्या, वो शेर के आगे खड़ी हुई रहती है। इसका मतलब है कि जानवर को तो पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हम लोग जो हैं माशाल्लाह, जो माएँ हैं, उनको इस नॉलेज से वो दूर हैं। बिकॉज एक तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है, क्या उनको खुद पता है कि उनकी गोद कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए? जब उन्हीं की ट्रेनिंग नहीं है तो क्या वो प्ले करेगा रोल? बच्चा जैसे लाइक दे वर टॉकिंग इज समथिंग एल्स। लेकिन ज़िंदगी में आकर माँ बच्चों को टाइम दे रही है या नहीं? जैसे मेरा स्कूल है तो मैं तो अपनी माँओं की हर वक्त काउंसलिंग कर रही होती हूँ कि आपने अपने बच्चे को एक मुकम्मल क्वालिटी टाइम देना है। यू आर नॉट वी डोंट वांट क्वांटिटी। आप एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को दें ताकि बच्चे को पता हो कि मेरी माँ की हैसियत क्या है और मैंने अपनी माँ से मोहब्बत रखनी है या हर वक्त लड़ना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मेंटल हेल्थ की तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है? यस, आप इमरान साहब, एक तो मेंटल हेल्थ माँ की, और फिर माँ की जिम्मेदारियां जिसमें मेंटल हेल्थ टॉप पर है, और फिर उसके अंदर जिम्मेदारियां आती हैं माँ की कि वो अपने बच्चे की किस तरह तरबियत करें। देखिए, इंसान जो है वो मुरक्कब है जहनी वजूद का, जिस्मानी वजूद का और रूहानी वजूद का। और इंसान का बच्चा जिस वक्त माँ के पेट के अंदर है उस वक्त उसके जिस्मानी वजूद को पलना शुरू होता है, और वो जो माँ की जिस खुराक और माँ के ख्यालात उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू होते हैं। फिर 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह को फूका जाता है और वो एक मुकम्मल इंसान के माँ के पेट में होता है। जितनी तेज़ी से तब्दीली आती जा रही है उतनी तेज़ी से ये सारे फार्मूले भी पीछे होते चले जा रहे हैं कि बच्चा 7 साल में तैयार हो जाता है, बच्चा 3 साल में तैयार हो जाता है, उसकी शख्सियत साजी तैयार हो जाती है। अब ये पता लग रहा है कि पैदा होने वाला बच्चा बहुत सारी मालूमात लेके अपनी शख्सियत साजी करता हुआ आ रहा होता है, और ये वो कौन से असरात हैं जो माँ बाप और उसके माहौल ने उसको दिए हैं और जो उसको विरासत के अंदर मिल रहे हैं। अखलाकियात, वैल्यूज़ भी विरासतों के ज़रिए जो है वो आती है, ख़यालात के ज़रिए आती है।
ये तो इसका मतलब ये है कि मेरी जहनी सेहत अगर है तो मेरे जिस्म और रूह को क्या सही है और क्या गलत है पता लगेगा, क्या हलाल और हराम है ये मुझे पता लगेगा, क्या तैयब है मुझे ये पता लगेगा। अगर मेरी जहनी सेहत सही नहीं है तो मैं इस हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर सकता। अब यकीन माने जानवर और हमारी जो खुराक है वो रॉ एक ही चीज़ होती है, वो भी चीर फाड़ के गोश्त खा रहा होता है, वो भी पत्ते फ्रूट खा रहा होता है, लेकिन हम उसको हलाल और तैयब समझ के सजा के आदाब के साथ दुआ के साथ पेश करते हैं। कब रुकना है, कब पेट भरना है, ये सारे कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं, जानवरों पर लागू नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? ये जहनी सेहत ही बताएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको जो पहले वाले बता रहा हूँ कि अगर हमें आज आपके प्रोग्राम में बड़ा मुझे खुशी है कि आपने उन पहलुओं पर बात करने की इजाज़त दी है जो शायद मख्फी है, जो मेरी एक बहन के ने कॉलर में भी कही थी। याद रखिए, माँ के कदमों तले जन्नत जब होगी जब माँ अपने मकाम पर होगी। हर माँ के कदमों तले जन्नत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि मैं आपको बता देता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और नबी हैं। इन दोनों की बीवियाँ माएँ हैं, जहन्नमी हैं, इनके कदमों तले जन्नत नहीं है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूनी रिश्ता सगा चचा अबू लहब, वो जहन्नमी है। उसकी बीवी तब्बत यदा अबी लहबी, तब कुरान ने कहा कि हमने इनके हाथ तोड़ दिए, ये जहन्नमी है। इसका मतलब ये है कि नबियों का खूनी रिश्ता लाजिम नहीं है कि वो माँ होगी, सिर्फ माँ होगी बाय डिफ़ॉल्ट तो जन्नत उसके कदमों तले होगी। नबियों की बीवियों के नीचे अगर जन्नत नहीं है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि हर वो माँ जो अपने मकाम पर ना हो, अपने फ़राइज़ पूरा ना करे, लेकिन ये क्लेम कर ले कि मेरे कदमों तले जन्नत हो सकती है। इस गलत फहमी से भी मेरी माँ को निकलना होगा। यही सवाल लेके हम आते हैं। जी, मैं इस पर बात करना चाहूँगा, ज़रूर करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जिस नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं, बेसिकली वालिदा की, माँ बाप की तरबियत के अंदाज़ में, माँ की तरबियत के हवाले से तो वो बात बहुत अच्छी है कि माँ को ये एहसास दिलाया जाए कि इस एक गलत फहमी में ना आ जाओ कि मेरे कदमों नीचे जन्नत है। इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इनको एंडोर्स करता हूँ। लेकिन हकीकत है कि जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमें गौर करना पड़ेगा। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। एक इसका पहलू है औलाद के लिए। औलाद अपने माँ बाप को गुनाहगार देख के उनकी खिदमत का इनकार नहीं कर सकती, ना ये कह सकती है कि तुम्हारे कदमों नीचे जन्नत नहीं है। माँ बाप जैसे भी हैं, फुक़हा ने यहाँ तक लिखा अगर वो मुशरिक हैं, उनकी इतनी बात नहीं माननी, कुरान कहता है कि उनकी कहने पर शिरक नहीं करना, उनकी इताअत फिर भी करनी है। हत्ता कि अगर वो बुत परस्त हैं, बुत परस्ती करके फारग हुए, अपने बेटे को पैगाम भेजा कि मुझे ले जाओ, तो बेटा पाबंद है कि जाकर वो उस बुत खाने से अपनी माँ को उठा के लाए, बेशक कंधे पर बिठा के लाना पड़े। औलाद माँ के कदमों के नीचे जन्नत का इनकार नहीं कर सकती, गुनाहगार होगी। माँ के लिए क्या है इसी हदीस पाक में जो तरबियत का पहलू जो आज आपने लिया, वो ये है, आका अलैहिस्सलाम ने माओं को बता दिया तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि तुम अपनी औलाद को जन्नती बना दो। ये है वो नुक्ता जो मैं माओं के माइंड्स में इनकलकेट करना चाहता हूँ, इंड्यूस करना चाहता हूँ। माँ है जो बच्चे को जन्नती बनाती है, माँ है जो बच्चे को दोस्ती बनाती है। अब माँ को ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उसके खावंद ने देना, यानी बच्चे के बाप ने, बच्चे के दादा ने, बच्चे की दादी ने, घर में माहौल अच्छा हो, घर में उनकी माँ को मेंटली टार्चर ना किया जा रहा हो, घर में माँ के साथ बाप के झगड़े ना चल रहे हो, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उस पर असरअंदाज होती हैं। बच्चा, आप देखें जमील साहब, असल चीज़ है क्या, इंसान को उसकी हैबिट्स बनाती हैं। हैबिट्स इंसान खुद बनाता है। यू मेक हैबिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दीज आर द हैबिट्स विच मेक यू। बिल्कुल, इन हैबिट्स हैं इंसान को। अब ये हैबिट्स किसने डेवलप करनी है? ये हैबिट्स डेवलप होने का ज़माना क्या है? मैडम बात कर रही थी, साइकोलॉजिकली इसको पढ़ें। हैबिट्स डेवलप होने में बच्चे की इब्तदाई उम्र का अरसा बहुत अहम है। बच्चा हैबिट्स डेवलप कर चुका होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप परेशान होते हैं, पहले खेल खेल में वक्त ज़ाया हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद बच्चे के लिए फिर सोचते हैं, लेकिन बच्चा बात नहीं मान रहा होता। तो वेरी फर्स्ट डे से बच्चे के साथ मोहब्बत का सलूक इस तरह कि उसकी आखिरत का सोचा जाए, उस बच्चे को नेक बनाने पर मेहनत की जाए। और मैं ये बात सजेस्ट करूँगा, कुरान मजीद की सूरह अल मोमिनून है, उसकी पहली 10 आयात में जो सिफ़ात हैं, माँ बाप पहले अपने अंदर पैदा करें, फिर वो अपनी औलाद में मुंतकिल करें। जब तक माँ बाप में कोई चीज़ नहीं होगी वो औलाद में नहीं जा सकती। देखिए, आपको अगर टेबल्स याद नहीं है, बच्चे को आप कैसे याद कराएंगे? और आज दुनिया कर रही है, आप देखें दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं
جو ماؤں کو بچے پیدا ہونے سے پہلے خاص پریکٹسز سے گزارتے ہیں, بالکل ان کو خاص کویسچنز سالو کرواتے ہیں تاکہ بچوں کی اس طرح کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو کہ ماں جس طرح سوچتی ہے بچہ وہ مینٹیلٹی لے کے. بڑی آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور خاص طور پر آج جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ماؤں کا کانسیپٹ ہے, اس پر یہ بہت فٹ جاتی ہے. اور ویسے بھی قرآن پاک کی اگر ہم تفسیر پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, تو ہماری عام زندگی کے معاملات اور خاص طور پر جب ماں بچے کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ ہے. تو سعدیہ صاحبہ, جس طرح پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں آج کی ماں کی کیا اہم ذمہ داری ہے اپنے بچے کی تربیت کو لے کر؟ پہلے تو ماں خود اپنے آپ کو ٹرین کرے جیسا انہوں نے کہا. اور ایک منٹ, سوری میں بات کر رہا ہوں, اس ٹریننگ کے لیے کیا وہ لوگوں کی, ہمسایوں کی, رشتہ داروں کی, ان لوگوں کی باتیں سنیں, مختلف مشورے لے, یا پھر خود قرآن کھول کر بیٹھے, کتابیں پڑھے اور خود اپنی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے لے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اول تو ایسا ہے کہ ہم بہت زیادہ دور ہیں اپنے ریلیجن سے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں تو کرتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے بھی ہر دفعہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو پر ہے. میں بار بار کہوں گی, میرا اسکول ہے تو میرے پاس بے تحاشا ماں باپ ہیں جو بچے, جیسے کہا کہ چھوٹی عمر سے وہ تیار ہو کر آتا ہے, تو چھوٹی عمر سے ہی ان میں ایتھکس نہیں ہے. پری اسکول کا بچہ بھی گالی دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, سوری گلے نے جواب دے دیا جی, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, کسی کی پینسل اٹھا لے گا, اپنے بیگ میں رکھ لے گا, ایتھیکلی ہی از ناٹ ڈوئنگ جو اس کو کرنا چاہیے. تو وہ گھر سے ٹرین ہو کر کیسے آیا, خدا نہ خواستہ اس کی والدہ نے تو اس کو نہیں کہا کہ تم نے آج سارے کلر پینسلز اٹھا کے لے آنے ہیں اور بچوں سے جھوٹ بولنا ہے اور غلط بیانی کرنی ہے. چھوٹی عمر کی بات کر رہی ہوں میں, 4 سال کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آلریڈی ٹرینڈ سیٹ کے ساتھ خود لے کر آیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا خدا نہ خواستہ کہ کوئی بھی پیرنٹس بٹھا کے اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ ضرور کر کے لانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آلریڈی ہی ہیز ہز اون آئیڈینٹی. دے کین ٹرین ہم, وہ اس کو ایک اچھے راستہ دکھا سکتے ہیں, اس کو مار کے اس راستے پہ چلا نہیں سکتے. حضور پاک نے کبھی ڈنڈا استعمال نہیں کیا, محبت اور شفقت انہوں نے ہم لوگوں کے لیے چھوڑی. لہٰذا یہ ایک ایسا مقام ہے, یہ ایک ایسی بات ہے جو نہایت ڈیپ ہے اور یہ بہت سارے فورمز پہ ہو رہی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن بیکاز آئی ایم اے پرنسپل زیرو. بالکل صحیح. اور یہی ہمارے آج کے شو کا بھی مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو اخلاقی پستیاں ہیں اس میں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے, ان پستیوں کو مات کس طرح سے دینی ہے. اور ہمارے دیکھنے والے دیکھتے رہے صبح سویرے. Stay with us. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اس حصے میں, جہاں ہم نے بات کی کہ ماں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور گفتگو کی کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار کتنا اہم ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے کہ ایک معاشرتی ہمارا ایک اور اہم پہلو ہے جس میں ہم بطور اولاد اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں. کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا ماں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کی حقدار ہیں؟ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے, وہ ہوتا ہے اولاد کا رویہ ماں کو لے کر. بالکل. اور جو آپ رویے کی بات کر رہے ہیں اسی میں ہم سوال رکھیں گے کہ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ماؤں کے لیے مناسب رویہ رکھیں. اور ہم اپنے سیگمنٹ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماں کی محبت کو آزمائش میں ڈالنے والے بھلا سکون پا سکتے ہیں یا نہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ ہے کہ ماں زیادہ تو پیار بڑے بیٹے سے کرتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں جو بات دیکھی گئی ہے رہنا اسے چھوٹے بیٹے کے پاس پڑتا ہے, یعنی ماں چھوٹے کے حصے میں ہی کیوں. یس, یہ اب ہم ڈسکشن کریں گے 10 سے 11 کے اس گھنٹے میں کہ ماں کا پیار تو بڑے بیٹے کے لیے بہت بے انتہا ہوتا ہے, لیکن ان دی اینڈ شادیوں کے بعد بہت سے ایسے معاملات زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ ماں پھر چھوٹے بیٹے کے حصے میں آتی ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں 80 to 90% کیسز ایسے ہی ہیں. ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ اب ڈسکشن اب سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح. تو میں چاہ رہی تھی ڈاکٹر عمران سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر عمران سے بریک سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا, وہ چونکہ ریلیٹ ہو رہا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کے ساتھ بھی کہ آج کی ماں کی ذمہ داری کیوں ہے.
اور آپ کے خیال میں وہ کیا ذہنی صحت ہوتی ہے کہنا چاہیے، کیونکہ آپ ذہنی صحت کو بھی دیکھتے ہیں، اس بیٹے کی بھی اور اس ماں کی بھی، کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں بڑے بیٹے سے پیار بہت کرتی ہے لیکن بعد میں چھوٹے بیٹے کے حصے میں ہی رہ جاتی ہے اور چھوٹا بیٹا ہی ماں کو سنبھالتا ہے، بڑا بیٹا سنبھال نہیں سکتا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں وہ سارا قصور اس بڑے بیٹے کا ہوتا ہے، یا اس میں ذہنی سائیکی کیا کہتی ہے، یا پھر ماں کی وہ تربیت کی جو ہم بات کر رہے تھے ابھی بریک سے پہلے، کہ ماں کی تربیت میں کوئی خلا رہ جاتا ہے کہ بڑا بیٹا ایسا کرتا ہے؟ دیکھیے ابھی میرے محترم اسکالر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ عادت بن چکی ہوتی ہے اور عادت سے انسان بنتا ہے. اگر ہمیں اس نفسیات کی سیکوینس پتہ لگ جائے گی تو آپ کے اس سوال کا جواب اور اگلے سیگمنٹ کا جواب بھی بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا. انسان کو ایک دن کے اندر 70 سے 90 ہزار خیالات آتے ہیں، 70 سے 90 ہزار خیالات آتے ہیں. دوسرے دن 90% یہی خیالات ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور رات کو ہمیں خواب کے اندر یہی خیالات ریسائیکل بن کے اندر کلیئر ہوتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دوسرے دن ایک نئی اسپیس بن جائے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 70 سے 90 ہزار خیالات والنٹری اینڈ انوالنٹری ہمیں آتے ہیں. انہی خیالات کی بنیاد کے اوپر ہمارے احساسات اور جذبات جنم لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک جذباتی وجود رکھتے ہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے اندر خاتون کو زیادہ جذباتی رکھا ہے کیونکہ خاتون ملٹی ڈسپلنری ہوتی ہے. وہ ایک ہی وقت کے اندر ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور بہت کچھ جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اس کو جذباتی وجود زیادہ رکھا گیا ہے، اس کے اندر جذبات زیادہ رکھے گئے مرد کے مقابلے میں. تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا 70 سے 90 ہزار خیالات ہیں، ان خیالات کی بنیاد کے اوپر میرے جذبات اور احساسات جنم لیتے ہیں. میرا جو بھی عمل ہوگا، اس وقت جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے، اس کے پیچھے یہی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں. یعنی میرے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ جذبات اور احساسات. میرے جذبات اور احساسات کی بنیاد کیا ہے؟ میرے خیالات. اور میرا جو مستقل عمل ہوتا ہے وہی میری عادت بنتی ہے، اسی کو میں ہیبٹ کہتے ہیں. اور یہی عادتیں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ میرا کردار ہے یا میرا انسان ہے. اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جی ہم جو ہے وہ خیالات اور جذبات کی پیداوار ہیں. اچھا، اب جب جذبات کا ڈیلیما کیا ہے؟ جذبات کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے، کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے، ناپے نہیں جا سکتے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب سے برابر محبت کریں، یہ ممکن نہیں ہے. سب کا برابر خیال کریں، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ویو کی طرح اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو جب اس میں توازن نہیں ہوتا کرنے والے کی طرف سے بھی اور توازن نہیں ہوتا سامنے والے کی طرف سے بھی، تو پھر وہ مسکنسیپشن، پھر وہ جو ہے وہ توقعات کا ٹوٹنا وہ جنم لیتا ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے میں نے بہت کیا، سامنے والا سمجھتا ہے میں نے نہیں کیا. کرنے والا سمجھتا ہے میں نے انصاف کیا، دوسرا سمجھتا ہے میرے ساتھ نا انصافی ہوئی. تو جب ہم کہتے ہیں سب سے برابر محبت کرو، اس سے زیادہ نہ سمجھنے والا جملہ اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکیں. ایک چھوٹی سی بات کہوں، اگر ایک خاتون کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں صبح آپ سے 70% محبت کرتی ہوں، شام کو اگر آپ جوڑا میرے لیے لے آئے تو 90% ہو جائے گا اور نہیں لے کے آئیں گے تو 35% ہو جائے گا. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے ہیلز والے اسپانسر کہہ رہے ہیں جوتی لانے سے کتنا % بڑھ جائے گا، یہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتا. اور یہی مشکل ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کوانٹیفائی کہہ رہے ہیں. کوانٹیفائی نہیں ہو سکتا یہ. بالکل. اچھا، میں ڈاکٹر عمران صاحب کی بات سے ایک بات آئی ہے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ بڑے بیٹے کی توقعات ٹوٹتی ہیں کیونکہ وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، وہ پورے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رسپانسبل ہوتا ہے، تو ذرا سی ماں کی بات پر وہ الگ ہو جاتا ہے اور ماں الٹیمیٹلی چھوٹے بیٹے کے حصے میں رہ جاتی ہے. بالکل ہے، یہ فیکٹ ہے. بنیادی اگر میں بنیادی طور پر انسان توجہ چاہتا ہے، ہر انسان بنیادی طور پر توجہ چاہتا ہے. وہ جو مائیں سمجھ نہیں پاتی ہے نا کہ جو بچہ گلاس پھینک رہا ہے وہ سمجھ رہے بچہ بدتمیز ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ بچے نے جو 6 آوازیں آپ کو دی تھی آپ نے سنا ہی نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا کہ گلاس پھینکے اور آپ اس کی طرف توجہ دیں. تو جب ہر انسان توجہ چاہتا ہے، یہ انسان کی بنیادی جبلت میں شامل ہے. تو ایک کیا ہوتا ہے کہ پہلا بچہ آتا ہے تو دنیا کا ہر چیز اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے. ساری دنیا مبارکباد ہے، جتنی خوشیاں ماں باپ اپنے پہلے بچے کی مناتے ہیں اس سے اتنی کسی کی نہیں مناتے. اچھا، بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں اس وقت شہزادہ ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ اسپیس چھننی شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جب وہ کم ہونی شروع ہوتی ہے، اور خاص طور سے پہنچتے پہنچتے وہ جو آخری بچہ جب شہزادہ بن جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا حکومت کے اندر تضاد ہوتا ہے، اقتدار کا تضاد ہوتا ہے، ماحول کا تضاد ہوتا ہے. ماں بیلنس کر پاتی ہے نہ بچے سمجھ پاتے ہیں. بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں، بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے عمران بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر آ جا کر سوال تو ہمارا وہی ہے جو آپ سے دوبارہ پھر ہم پوچھیں گے سارے مہمانوں سے کہ کیا ماں کی تربیت میں، 1 منٹ دیں بس ہمیں نا،
समाजी कारकुन हैं आलिया सारिम साहिबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी हम इस पे थोड़ी बात, एक केस भी हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। आलिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आज हम बात कर रहे हैं, ये बात तो हम सुनते आए हैं, करते आए हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है, उस जन्नत को तलाश करने के लिए निकल पड़ो, माँ की नाफरमानी नहीं करनी। लेकिन जितनी हम ये बात करते हैं उतनी ही हमें जैसा आप एक ट्रस्ट का इदारा चला रही हैं, वहाँ पर हमें माएँ मिलती हैं और फिर सिवाय दुख और अफसोस के हमारे पास कोई चारा नहीं होता। तो आज के शो में हम बेसिकली ये बात करना चाह रहे हैं कि माँ की तरबियत कैसी होनी चाहिए। वो माँ जिसके जो प्यार तो बड़े बेटे से करती है लेकिन हिस्से वो छोटे बेटे की आती है, तो बड़े बेटे की तरबियत में क्या खला रह जाता है, ये सारी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो ज़रा आप ऐसी माँओं के साथ भी रहती हैं, बड़े करीब से उनका केस देखती हैं, ज़रा आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मेरी नज़र में तो मेरी पांचों उंगलियां बराबर हैं, बड़े बेटे से लेके और छोटी बेटी तक या छोटे बेटे तक, मेरे लिए तो सब इक्वली कीमती हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो बच्चा जो बड़ा होता है, ज़ाहिर है वो ज़िंदगी में पहली बार आता है, तो बहुत सारे तजर्बे उसके साथ किए जा रहे होते हैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जो हमें अल्लाह ताला एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मौका देता है, तो माएँ खुद भी एक्सपीरियंसड हो जाती हैं। अगर कोई गलती बड़े बेटे की तरबियत में, गलती या कमी मैं कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है तजर्बा नहीं होता, तो जो बच्चे हमारे आगे आते जाते हैं हम अपने अंदर बेहतरी लाते हैं। लेकिन माँ की मोहब्बत को ना तोलिए। ये तो बेटे की या बेटी की मोहब्बत है, उसको हम कह सकते हैं कि शायद किसी के दिल में या ज़िंदगी में माँ की जगह कम हो या माँ की जगह ज़्यादा हो। माँ के लिए उसकी अगर 10 क्या उसकी 15 औलादें भी हैं, तो माँ के लिए हर औलाद बिल्कुल एक जैसी कीमती है। हाँ, माँ के लिए एक चीज़ हमेशा जहन में रखा कीजिए कि माँ एक औरत है, एक इंसान है। माँ से भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन माँ औलाद में फ़र्क नहीं कर सकती। हिस्से में छोटे के क्यों आती है? क्योंकि बड़ा पहले इंडिपेंडेंट हो जाता है, बड़े को अख्तियारात ज़्यादा मिल जाते हैं, छोटा बाद में आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक फैमिली में माशाल्लाह 11 बच्चे थे, अब उस बड़े बच्चे में और छोटे बच्चे में तकरीबन 20 साल का फ़र्क था। तो बड़ा काफ़ी पहले माँ की ज़िंदगी से चला गया और 20 बुढ़ापे तक माँ के साथ रहा। तो इसका मतलब है आलिया साहिबा, ये सारी इख्तियारात और इक़्तिदार की जंग होती है जो बड़े छोटे बेटे में स्टार्ट हो जाती है। हाँ ठीक है, देखें ये आपकी बात सही है, इससे मैं एग्री करती हूँ। माँ की मोहब्बत हर औलाद के लिए बराबर है, लेकिन बहन भाइयों में इक़्तिदार की जंग चलती है, उनमें दौड़ चलती है, कभी मोहब्बत की दौड़ चलती है। आप देखिए औलाद में कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो पैसे से रिश्तों को अपना बनाती हैं, वो माँओं को भी पैसा दे के और अपना बनाती हैं। गो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो खिदमत से अपनी माँओं को अपना करती हैं। बेहतरीन औलादें वो होती हैं जो पैसे से, अपने वक्त से और अपनी खिदमत से, तीनों चीज़ों से जो औलादें माँ को अपना बनाती हैं, दरअसल फुल पैकेज वो होता है। ओके डन, औलादें और औलादों में मसला ठीक है, हम यही रुकते हैं। माँ से आमतौर पे हम यहीं रुकते हैं। आलिया साहब वापस आते हैं आपके पास। आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है, वन लाइनर आपने हमें दिया, लेकिन वो बच्चे जो ये नहीं कर पाते, वो औलाद, उसमें माँ की तरबियत का कितना लेना देना होता है, यही डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे देखने वाले देखते रहे सुबह सवेरे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फर्क जो होता है वो बच्चों का अपना भी होता है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं आपको ना एक बात, चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से आगे गुजर रहा है, मैं एक बात अपने नाजरीन की तवज्जो के लिए ये कहना चाहूँगा। जिन लोगों को हम इस वक्त आइडियलाइज और रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं वेस्ट को, वहाँ बाप औलाद, माँ औलाद के रिश्ते बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। खुदा का वास्ता है, अपनी असल की तरफ लौटें, कुरान हदीस की तरफ लौटें। अपने बच्चों के लीडर, उनके रहनुमा, जिनको वो रोमांटिसाइज़ करें, जिनसे वो लव करें, अल्लाह, उसके रसूल, अहले बैत पाक, औलिया इकराम। हुज़ूर गौसे आज़म की वालदा का किरदार माएँ पढ़ें, हज़रत बाबा फ़रीदगंज शक्कर की वालदा का पढ़ें, ख्वाजा साबर अहमद किलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा का किरदार पढ़ें कि माँ की तिलावत सुन सुन के बच्चा दुनिया में जब उस्ताद के पास बैठा तो 15 पारे याद थे। हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म को ये देखें, माँ की गोद से क्या सीखा। पहली चीज़,
माएँ अपने आप को लौटाएं और कुरान मजीद घर में ऐसे ना रख छोड़ें कि जब कोई फौत हो जाए तो बस उसे सवाब पहुँचाने के लिए पढ़ें। कुरान के एक एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें और अपने किरदार में डालें, इंशाअल्लाह ये सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। उस बात की तरफ आता हूँ, बहुत अहम आपने जो पॉइंट उठाया, मेरा उस पर नुक्ता नज़र सबसे डिफरेंट है जी। मैं ये समझता हूँ कि वालिदा के साथ, वालिदा औलाद में सबसे छोटे बेटे के साथ क्यों रह जाती है, वजह क्या बनती है, ये नीड बेस्ड है। आप इस पर गौर करें कि जब सबसे बड़े बेटे की शादी होती है तो बीवी इज़ सपोज टू डू समथिंग फॉर हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखना शुरू कर देती है, तो माँ का बोझ कम हो जाता है, माँ हमारे बच्चों का ख्याल रख रही होती है। फिर दूसरे बच्चे की शादी हुई थी, तीसरे की हो जाती है, हर बीवी अपने हस्बैंड की ज़रूरियात पूरी करने लग जाती है, माँ की कुदरती अटैचमेंट छोटे बच्चे की तरफ आ जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा एक प्रोसेस ये है कि जब सबसे बड़े बेटे की शादी हुई, वो जो बीवी घर में जो बच्ची ब्याह के आई है जो सबसे पहले, उसके लिए सिर्फ सास ससुर नहीं है, 2-3 देवर भी हैं उसके साथ। उस घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसके लिए हैंडल करना। अच्छा, वो किसी वजह से अलग हो जाते हैं या माँ बाप उस वक्त जवान भी होते हैं, बड़े बेटे की दफ़ा अपने आप को संभाल पा रहे होते हैं, माँ अपने खाना खुद पकाने की सेहत की पोजीशन में होती है, दूसरे बच्चे की दफ़ा भी सेहत बेहतर है, तीसरे की दफ़ा वो सारे अलग हो जाते हैं। तो एक टाइम माँ और छोटे बेटे का एक्सक्लूसिव गुजरता है। उस दौरान में फिर उसकी शादी जब होती है तो माँ, अब जो बच्चे अरसा दराज पहले से अलग हो चुके हुए हैं उनके पास जाके रहे, तो वो कंडीशन नहीं बनती जो छोटे बच्चे के यहाँ बन जाती है। नेचुरली ये एक प्रोसेस है जो ये होता है, ये ऐसे किसी ने किया नहीं है, ये कुदरती हो जाता है। चूँकि माँ को अपने छोटे बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल होता है कि वो अकेला है, दूसरों की बीवियाँ ख्याल रख रही हैं। लेकिन ऐसे भी घर हैं जो भाई बहन भाई सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वालिदैन का सब ख्याल करते हैं। और ये बात बहुत अफसोसनाक है, एक माँ बाप 7 बच्चे पाल लेते हैं लेकिन 7 बेटे मिलकर एक माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते, ये बात एक अलग है। अब यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा अहम मसला है मैं आपको बताऊँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वालिदैन अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तरफ लौटें। नो वे अदर देन दिस। आप हम अगर ये समझ लें, हम इस वक्त जदीदियत की तरफ जो दौड़े जा रहे हैं, जो फैशन के पीछे लगे हुए हैं, जो दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच हमने इस वक्त अडॉप्ट कर ली है, उसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि औलाद नाफरमान होने लग जाएगी, औलाद बातें मानना छोड़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने उनके दिलों में, अच्छा एक सबसे बड़ी बात है जमील साहब, अल्लाह का खौफ जिस दिल में होगा वो अपनी माँ तो क्या मोहल्ले की 7वें घर की किसी माँ की बदतमीजी नहीं कर सकता। हमने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ, जो असल हिकमत है, जो असल विजडम है, हमने सुबह स्कूल जाने के लिए तो बच्चे को हर हाल में उठाया, सुबह की नमाज के लिए क्यों नहीं उठाया? हमने बच्चे को स्कूल के काम पर तो मारा, नमाज के लिए हमने उससे क्यों नहीं पूछा? स्कूल की छुट्टी हमने उसे नहीं करने दी, कुरान मजीद की तिलावत से छुट्टी क्यों करने दी? ये वो सारी चीज़ें हमें अपनी असल की तरफ लौटना पड़ेगा। वी आर कट फ्राम अवर सॉइल, हम अपनी असल से कटे हुए लोग हैं, हम अपने खुदा और मुस्तफ़ा से कटे हुए लोग हैं। कटी हुई पतंगें फिर उड़ती हैं ऐसे ही जैसे ये नजर आ रही हैं। सादिया साहिबा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? मैं ज़रा ये एक सबसे पहले ये क्लियर करूँगी कि हिस्सा क्यों आए जी माँ, किसी माँ की तो अपनी आइडेंटिटी है। मैं एज अ मदर कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं हिस्से में आऊँ। अल्लाह पाक मुझे अपना हिस्सा खुद ही अता फरमाए और मैं अपने लिए खुद काम करके अपना हिस्सा लगाऊँ। आई एम नॉट अ हिस्सा, यू नो, आई एम एन आइडेंटिटी। इसके बाद ये जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही कही है कि हमें वापस जाना है उस किताब की तरफ जो हमारे लिए एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। लेकिन बात असल में ये है कि मुख्तलिफ स्कूलों में या मुख्तलिफ दरसगाहों में कुरान पाक पढ़ाया जाता है, सिखाया बिल्कुल भी नहीं जाता। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। उनको बिल्कुल नहीं पता कि सूरह इखलास कौन सी है और वो क्यों आई और कुल हुवल्लाहु अहद हम कब पढ़ते हैं। दे हैव नो आइडिया। अब इसमें स्कूल भी इन्वॉल्व है और इसमें घर वाले भी इन्वॉल्व हैं। नाजरा करवाया जाता है, उनको बिल्कुल नहीं बताया जाता। मेरे स्कूल में इतने हाफिज हैं, उनसे पूछ लो कोई बात, दे हैव नो आइडिया कि कुरान पाक है क्या, वो हमारे लिए क्या बनता है। पढ़ना नहीं, समझना भी है, वो है ही नहीं, समझ तो है ही नहीं, तो पढ़ते तो हम और भी बड़ा कुछ है। लिहाजा उसमें जैसे होता है ना जी, मैं यहाँ पर एक और बात बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मेरे नज़दीक माँओं की भी कैटेगरी है, उनके भी तबके हैं। गाँव की माँ और होगी, स्टाइलिश माँ और होगी, एक मिडिल क्लास की माँ और होगी। हर वो रुतबा एक होगा कि वो माँ है, लेकिन वो माँ की एहसासात या उसकी ट्रेनिंग है, उसको पता है कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या रवैया रखना है। बिल्कुल सही है कि हम आगे जा रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स की तरफ चले गए हैं हम लोग, अपने स्कूल में हम लोग करवा रहे होते हैं। मैं बार बार ये जगह पे जाती हूँ, जब भी तो मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि मैंने अपने स्कूल में एथिक्स को और कुरान पाक की एक एक लाइन को समझाना अपना फ़र्ज़ समझा हुआ है। बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि मेरे बच्चे अगर पढ़ लिख रहे हैं
اور ان کو یہی نہیں پتا کہ اللہ پاک کون ہے اور حضور پاک کا عشق کیا ہے اور پشتن پاک کے لیے زندگی کی کیسے کرنا ہے، جیسے انہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ کتنے بچے ہیں سعدی صاحبہ؟ میرے 2 بچے ہیں۔ اور کتنے بڑے ہیں؟ شادی شدہ؟ عاصم ترین ہے میرا بیٹا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، میری بیٹی کی شادی ہے اور اس کا بیٹا آگے سے ماشاءاللہ بیبے ہوں۔ آپ معاشرتی طور پر کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ماں کی تربیت میں جو ہم بات کریں یا گیپ رہ جاتا ہے، یا وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے، جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور ماں چھوٹے حصے میں اچھا، اولاد کافی زیادہ بست کرتے ہیں ہم لوگ اپنی اولادوں کو جگہ جگہ کے اوپر، پبلکلی بھی ہم ان کو خوار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بہن کے بچوں کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں، یا وہ تو میرا خاندان ہے، اور اپنے بچوں کو سائڈ پہ لگا رہی ہوتی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ماں کا رتبہ ڈسکس تو آج سے 30 سال پہلے ہوتا نہیں تھا، اب سٹائل بدل گیا، ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، تو اب ماؤں کا رتبہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، وچ از ویری کامن ناؤ۔ ادروائز دیکھا جائے کہ ماں کا رتبہ کیا پوچھنا، وہ تمہاری ماں ہے، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 70 باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ماں کی تو ایک آئیڈینٹی اللہ پاک نے دے دی نا، اس کے اوپر کیا بحث و مباحثہ؟ بحث و مباحثہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں، ہم نے زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے، ہم نے بچوں کے مینٹل سٹریس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کی سول کو کیسے جگانا ہے، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں میرے نزدیک۔ صحیح۔ عالیہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے، بہت سی باتیں ہو رہی ہے، ڈسکشن اب آگے بڑھ رہی ہے، کالرز کی باتیں بھی آپ نے سنی، آپ کے پاس کس قسم کی مائیں آتی ہیں، کس قسم کی کیسز ہیں جو آپ ڈیل کرتی ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے، جیسے ایک کالر بھی کہہ رہی تھی کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے چاروں کی ایک طرح کی تربیت کی ہے، ان میں 2 اچھے ہیں، 2 جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہیں، تو آپ کے پاس کس طرح کے معاملات آتے ہیں جو آپ ڈیلی روٹین میں ان کو دیکھتی ہیں؟ آپ کیا بتائیں گی دیکھنے والوں کو کہ ماں کی تربیت میں کوئی گیپ رہ جاتا ہے، یا اولاد کی پھر جب بڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی سوچ ہو جاتی ہے؟ زندگی اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک فارمولا بنا لیا جائے۔ زندگی ہر ایک کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس کے مسئلے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ مائیں وہ بھی میرے پاس شیلٹر ہوم پہنچ جاتی ہیں جو خود پیسے والی ہوتی ہیں، اور وہ پیسے کی جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو اولاد میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب پرابلم تربیت میں صرف یہاں تھی کہ اولاد نے پیسے سے محبت کیوں کی، تو اس سے جو پوری دنیا بدل رہی ہے، تربیت اس وقت ماں باپ کے ہاتھ میں صرف نہیں رہ گئی اولاد کی، اس وقت تربیت تو انٹرنیٹ بھی کر رہا ہے، میڈیا بھی کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے۔ ہم بہت بار ہم کہتے ہیں کہ اولاد کو کھینچو اپنی طرف، ہم ماں باپ کو کہتے ہیں اولاد کو کھینچو اپنی طرف۔ وہ دال چاول جو سب بیٹھ کے مل کر کھاتے تھے اور ماں اس دال چاول کو ملا کر اپنے ہاتھ سے بچے کے منہ میں ڈالتی تھی، وہ جو ماں کے ہاتھ کا لمس اور وہ جو لذت تھی وہ کہیں اور نہیں ملتی، کسی بہترین کھانے میں نہیں ملتی۔ لیکن ہم نے اس دال چاول کو ریپلیس کر دیا بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ، برگرز کے ساتھ، فاسٹ فوڈ کے ساتھ، تو اب یہ محبتوں میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے۔ شیلٹر ہوم میں دیکھتی ہوں کہ جب میں ماں کی بات کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ صرف غریب عورت ہے جو شیلٹر ہوم تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ عورت، ماں چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، جس لمحے اس کی اولاد کی بدنصیبی شروع ہوتی ہے، ماں کی نہیں اولاد کی بدنصیبی شروع ہوتی ہے، تو وہ ماں اس گھر سے نکل بھی جاتی ہے اور نکال دی بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مائیں چپ ہو جاتی ہیں اولاد کو، اور عام طور سے میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ عام طور سے اولاد کو برا کہتی نہیں ہے، یا تو وہ اس کی بیوی کو برا کہہ رہی ہوتی ہیں یا وہ آس پاس کے لوگوں کو برا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اولاد کا اور ماں کا بڑا پیارا سا کوئی رشتہ ہے، اولاد تو کبھی کبھی ماں کی برائی کر بھی دیتی ہے، ماں نہ تو بد دعا دیتی ہے نہ اولاد کو برا کہتی ہے، اور وہ مائیں جو اپنی اولاد کو برا بھی کہتی ہیں یا ان سے برا تو نہیں کہتی، شکایت کرتی ہیں، اتنے پیارے انداز میں شکایت کرتی ہیں کہ لگتا ہے شکایت نہیں کر رہی، اس کی تعریف ہی کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح عالیہ، آپ یقین جانیے اب آپ بول رہی تھیں اور ہم اس طرح سن رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں دنیا کے کون سے خطے کی باتیں سن رہے ہیں ہم، کہ لائک اس طرح بھی ہمارے معاشرے میں ماؤں کے ساتھ سلوک برتا جاتا ہے، اتنی بے حسی دکھائی جاتی ہے۔ عمران بھائی آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہم۔ بریک پہ جانے سے پہلے بیسیکلی میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ فری مینٹل ہیلتھ کیمپ بائی ٹرانسفارمیشن کراچی ایکسپو میں عمران بھائی کروا رہے ہیں فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے، اپریل 5 to 7۔ تو اس میں کاؤنسلنگ جو ہے، سائیکیٹری، نیورولوجی، سائیکالوجی، اسیسمنٹ سروسز، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو عمران بھائی آپ جو ہے وہ خدمت تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ یقین جانیے ثواب بھی کما رہے ہیں۔ تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عمران بھائی کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جائیں گے کہ مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے، سائیکولوجیکلی کن پیچیدگیوں میں ہمارا دماغ پھنس جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے سٹیپس اٹھاتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔
एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। एक अहम मामला जो हमने डिस्कस किया 2-3 डिफरेंट एंगल से, अब हम थोड़ी बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हल क्या क्या हैं? सबसे पहले तो इमरान भाई आपकी तरफ ही आएंगे। साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होते हैं औलाद के और माँ के, जो इस तरह की पेचीदा मामलात पैदा हो जाते हैं, और फिर इनका हल क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि एक तरफ ज़ाहिर आलिया भाभी ने जिस पहलू पे जो है वो नज़र डाली है, एक ज़ाहिर अलमिया है, किसी भी माशरे का अलमिया है, हम तो फिर मुसलमान माशरा है। लेकिन मेरी 24 साल इस ज़िंदगी के अंदर जो हमारी मेंटल हेल्थ फील्ड है, और मैं ज़्यादातर मगरिब में रहा हूँ, पाकिस्तान में कम रहा हूँ, और यहाँ पर भी जब से 2012 से मैं ये केसेस देख रहा हूँ, टीनेज सुसाइड्स बच्चों की, जब वालिदैन उनको लेके आते हैं, और कंटिन्यूसली जब ये हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, अब यकीन माने कसूरवार वालिदैन होते हैं, इसलिए कि वालिदैन रोल मॉडल नहीं है। मेरे वालिद ने मुझे वो सिखाया जो मैं इस वक्त फॉर्च्यून 500 दुनिया में कारोबारी गुर सिखाता हूँ। मेरे वालिद कभी स्कूल नहीं गए। मेरी माँ जो है वो मेरी बीवी की बेहतरीन दोस्त थी। इसका मतलब मेरी बीवी की बेहतरीन सहेली दोस्त मेरी मरहूम माँ थी। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई। मेरा जवान बेटा जो मगरिब में पैदा हुआ, मगरिब में पला बढ़ा, आज हम उसे कहते हैं शादी के लिए बताओ बेटा, वो कहता है मुझे माँ जैसी बीवी चाहिए। ये जो रोल मॉडल्स हैं, ये अब हमारे अंदर नहीं रहे। ये माँ की नीयत सारे बच्चों के लिए एक जैसी होती है, माँ चाहती भी सारे बच्चों को एक जैसा है, लेकिन उसका अमल मुमकिन नहीं है कि बराबर हो सके, मुमकिन नहीं है इंसान के अंदर। कहते हैं कि जी माँ कहती है मेरे 5 बच्चे मेरे हाथों की उंगलियों जैसे, ये 5 की उंगलियां भी बराबर नहीं है। माँ खुद ये करती है अपनी अच्छी नीयत की वजह से। बड़ा बेटा इस्टेब्लिश हो गया, पढ़ लिख गया, अपना ख्याल रख सकता है। छोटा बेटा या दूसरा बेटा या दूसरी औलाद जो आवारा है औरों की नज़र के अंदर, माँ को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसलिए नहीं कि माँ उसको इंडोर्स कर रही है, माँ उसको प्रोटेक्ट करती है, माँ उसका ख्याल करती है कि वो अपना ख्याल खुद कर लेगा, इसका ख्याल कौन करेगा। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी मोहब्बत के अंदर वो बैलेंस नहीं रख सकी। आज की माँ, यकीन माने, मैं आज की माँ को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मेरी तो रोल मॉडल मेरी माँ है, तो मैं माँ के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ। आज की माँ अपने शौहर से इनकम नहीं पूछ रही है कि ये हलाल है या नहीं है, वो ये नहीं कह रही है कि मैं घर के अंदर गुजारा कर लूँगी, आप खुदारा हराम जो है वो मत लेके आए घर के अंदर। वो बच्चों को सही गलत की तमीज़ नहीं सिखा पा रही है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि माँ समझती है, अपनी नीयत अच्छी है, लेकिन जज्बाती तौर पर किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जो है वो तवाज़ुन कायम कर सके। और ये तवाज़ुन कायम करने के लिए ज़ाहिर है उसको अलर्ट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एक बात जो और मैं आपके प्रोग्राम के अंदर शुरू में से भी बात हुई है, अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों खूबसूरत मेज़बानों को और खूबसूरत मेज़बानों को सेहत और बाहिमी मोहब्बत के साथ सलामत रखे। ये जो प्रिंसिपल साहिबा ने भी बात कही है माशाल्लाह के इखलाकियात हम सिखाते हैं, मुझे बताएं कि कहाँ जिक्र होता है। हम कह रहे हैं सब जगह हो रहा है, मेरे भाई नहीं हो रहा। ना घर में हो रहा है, ना मदारिस में हो रहा है, ना मसाजिद के खुतबों में हो रहा है, ना स्कूल के अंदर हो रहा है, ना महफिलों में हो रहा है, ना शादी की महफिलों में हो रहा है। और मीडिया की भी परसेंटेज, आप जैसे खूबसूरत प्रोग्राम करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन अगर परसेंटेज निकाले तो कहाँ हो रहा है। हमने ये बातें करना छोड़ दी, हमने दादी और नानियों का किरदार ख़त्म कर दिया। माँ बाप की तरजीहात अब कुछ और हैं। अब हम ये समझते हैं कि बच्चे पैसे दे के तरबियत की जा सकती है। स्कूलों में ऐसे जमा करके आते हैं जैसे गाड़ी जमा करके आते हैं, शाम को पैसे आपको उजरत दिए तो आप तरबियत करें। जो माँ बाप खुद तरबियत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरे क्यों दर्द दिल रखेंगे। और हम यही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि अगर एक पैमाना है कि उस बच्चे की गलती का हिसाब कौन देगा, कानून कौन पकड़ेगा, यहाँ का कानून माँ बाप को पकड़ेगा, वहाँ का कानून माँ बाप को पकड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जरूर माँ बाप से ये कोताही हुई है। माँ बाप समझते ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम सारे बच्चों की एक साथ तरबियत कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। मुमकिन तौर पर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है जब तक वो तवाज़ुन कायम करने की कोशिश ना करे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश ना करे। जैसे आलिया भाभी ने कहा, एक जगह बैठ के बातचीत करने की कोशिश ना करे। आज हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो पड़ोसी से बात नहीं कर रहे, हम तो बराबर में बैठे हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो जब हम बात ही नहीं कर रहे
इंसान को, इखलाकियात ही नहीं बता रहे, दोहरा नहीं रहे, तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं? यकीन माने हम नहीं कर रहे। अल्लाह तब इंसान की नफ्सियात है याद दहानी। अल्लाह तबारक, जब मैंने फजर में आज सुबह कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह मियां को मुझ पे शक नहीं है कि मैं मुनकिर हो गया हूँ। फिर भी 5 दफ़ा दिन में बुलाया मुझको, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, याद दहानी करने के लिए कि ए इंसान तू बड़ी जल्दी भूल जाता है। हमने ये याद दहानी का काम छोड़ दिया और हम अपने अमल को ये समझते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं। आप यकीन माने माँ बाप, हम जैसे माँ बाप सही नहीं कर रहे, इसलिए हमारी औलाद इस तरह निकल रही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आलिया साहिबा, हम माँ बाप सही नहीं कर रहे हैं इस तरह, इसलिए हमारी औलाद ऐसे निकल रही है। डॉक्टर इमरान साहब का आपने कमेंट सुन लिया, आपके पास किस तरह के, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा, अभी भी कोई माँ आपके साथ है और वाकई रिश्तों में जो तवाज़ुन होता है, औलाद में जो तवाज़ुन होता है, वो जब नहीं रख पाते तो फिर माँ भी डिस्टर्ब होती है और अल्टीमेटली बच्चों को भी, बेटों को भी, बेटियों को भी सुनना पड़ता है कि ये एक नाफरमान औलाद है। मैं एक चीज़ ये भी जानती हूँ कि औलाद मुकाबलेबाजी क्यों करती है। अगर उस तरफ से माँ बाप के लिए एक तवाज़ुन रखना एक मुश्किल काम है, तो औलाद को भी ये सोचना चाहिए कि मोहब्बतों में, रिश्तों में मुकाबले नहीं होते और मोहब्बतें तोली नहीं जाती, इनके हिंसे नहीं होते। दूसरा, मैं ये जानती हूँ कि जो अपनी माँ से मुतमईन नहीं है, वो तो अल्लाह से भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह से भी शिकवा करता है कि अल्लाह ताला तुमने फ़लाने बंदे को इतना सारा दे दिया, उसको पैसा बहुत दे दिया, उसको खूबसूरती बहुत दे दी। ये सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किस बंदे को क्या देना है। जो इंसान फितरतन शुक्रगुजार होता है, वो सबका शुक्रिया अदा करता है और सबसे पहले तो वो रब का शुक्र अदा करता है। या वो सब्र करता है या वो शुक्र करता है, ये उसकी फितरत होती है। लेकिन जिसकी फितरत में सब्र और शुक्र नहीं होती, वो कहानी आगे आते आते अल्लाह ताला से भी वो शिकायतें करता है और फिर उसको दुनिया में सबसे शिकायत होती है, फिर उसको माँ जैसी हस्ती से भी शिकायत हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि माँ बाप को भी इंसान समझिए। तो अगर इंसान में कोई किसी कोताही का एक मार्जिन है, तो खुदारा वो मार्जिन माँ बाप को दीजिए, लेकिन उनकी नीयतें इतनी प्योर होती हैं कि अगर हम उनको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो उनको दुख होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ कोताही है वहाँ हम डिस्कशन करें ताकि चीज़ें बेहतर हों। और अली साहब आपके साथ हैं, जो वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी वो माँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने 6 बच्चे इनायत किए और भी रब जानता है दिए 6, रहा वही जिसकी आज आप बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा वाला बच्चा वो रब ने इनके हिस्से का दे दिया। वो दुनिया ने हिस्से में नहीं दिया, वो रब की तरफ से इनके हिस्से में सिर्फ एक औलाद आई जो जिंदा रही। इनके शौहर जो है उनका इंतकाल हो गया, बल्कि मैं ये चाहूँगी कि अगर वो माँ अपने मुँह से अपनी कहानी, अपनी रुदात सुनाए, उसका बेटा सुने और इन वालदा को वो समझ सके इनके जज्बात को, तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बात करवाएं इनसे। जी अम्मा, बेटे बताइए, आपने बेटे को कैसे पाला? बहुत दुख से पाला, दुख कष्ट तकलीफ से पाला। बड़ा थोड़ा बहुत पढ़ाई कराया, लेखा पढ़ा कराया थोड़ा बहुत बंगाल से। इधर आया, मैं नहीं पढ़ा सकती, थोड़ा काम करा, बेटा को शादी कराया, बच्चा हुआ, मैं भी काम करा। ये वो अम्मा हैं जिन्होंने अपने बेटे को सिंगल पाला, यहाँ पे रही पाकिस्तान में, और उस बेटे को पालने में इन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी। उस बेटे की भी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं। अम्मा यहाँ कैसे आ गई? शेल्टर होम कैसे आ गई मेरे पास? सारिम बनी शेल्टर होम कैसे आई? इधर आया, किसी ने बताया मुझे, मैं बोला देखो मैं कोई दवाई करने जाए भागती, मेरा बेटा नहीं भगाती, नहीं जाती, कि मेरे इधर कोई रहने का जगह है तो मुझे बता दो। तो सिविल से मैंने निकाला, एक आदमी ने बताया, एक चाय का होटल, मैंने पूछा, बोले हाँ इधर है सलीम, अंचार सलीम बनी। जी सारिम बनी। हाँ, अलका नाय पहला मुझे बताया। लेकिन इनका बेटा कहाँ है? देखा इधर रुकी। अली साहब, इनका बेटा अब कहाँ है और ये अपने बेटे के पास क्यों नहीं है? जी, इनका बेटा कराची में है, ये कराची से आई हैं। इनको एड्रेस सिर्फ उस लोकेशन का पता है, एड्रेस नहीं मालूम। तकरीबन मेरे पास 15 दिन से ये मौजूद हैं। कोई और बेटे से ये चाहती हैं, अब ये चाहती हैं कि बेटा इन्हें ले जाए। ये वो प्यारी माँ है जिन्होंने बेटे की शिकायत भी बहुत प्यार से की। एक बहुत सख्त जुमला है, ये पहले वो जुमला इसलिए मैं कहती हूँ ये अदा कर दें ताकि बेटे बेटियां अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखें। ये बेटे को बहुत प्यार करती है, लेकिन एक सख्त जुमला
बेटे ने क्या बोला अम्मा जो आप आ गई? एक बात, अब मर जाओ, मैंने नफल नमाज पढ़ा, एक गुस्सा नहीं निकाल जाए, छोटे से पाला लाला, आज बोला मेरा बेटा मुझे बोला तुम मर जाओ नफल पढ़ मम्मी, एक गुस्सा में मैंने। अच्छा अम्मा, आप अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, बहू कैसी है? बहुत सही है। और बताइए बहू क्या करती है? नहीं, बहू मांगती है, यही खाना है, यही पीना है, ला के देते मुझे। अच्छा अब बताइए आपको बेटे से कितना प्यार है? बेटा थे एक ही बेटा, कितना प्यार है मेरा दिल में जानती, एक ही बेटा पास मर के मेरा एक ही बेटा, कितना प्यारा है ना मेरा दिल जानती। बेटे का नाम बताइए। बेटे ने इनको तलाश करने की कोशिश नहीं की? ऐसा मासूम बुलाते या ऐसा हुआ? बेटे का नाम इनको तलाश करने की जी भाई, इनका मसला तलाश का नहीं है, इनका मसला ये, इनको जगह पता है, जाहिर है मेरे पास से गाड़ी जाएगी और उस मतलब लोकेशन मालूम है तो हम इनको घर छोड़ देंगे। असल में ये शुरू में जाना भी नहीं चाह रही थी, शुरू में ये बेटे से नाराज होकर आ गई, लेकिन क्योंकि बेटा इनका ख्याल भी रखता है और पिछले 5 साल से इनकी नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये नाराज होकर निकलती हैं और रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हैं। इस बार इन्होंने सारिम-बनी शेल्टर होम के पास आने का सोचा और जब अब 10-15 दिन गुजर गए तो उन्हें बेटा याद आ रहा है और तरीकेकार वो ये, मैं ये चाहती हूँ कि बेटा आ जाए सारिम-बनी ट्रस्ट और इनको इज्जत से लेकर चला जाए। हम भी यही चाहते हैं। और ये नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, बोलता है जी बिल्कुल आलिया साहिबा, स्क्रीन पर इस वक्त नंबर आ रहा है। अगर इनका बेटा इस वक्त देख रहा है अपनी माँ को कि वो गुस्सा करने के बाद भी माँ का प्यार, माँ की दुआएं जो उसके लिए निकल रही हैं और अभी माँ तड़प रही है अपने बेटे को मिलने के लिए, तो अगर बेटा जिसका नाम सलमान उर्फ मासूम है वो देख रहा है तो हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और माँ को ले जाएं। माँ जैसी कोई हस्ती नहीं है इस दुनिया में, ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़े, बहुत से रिग्रेट्स, बहुत से अफसोस आपके ज़हन में रह जाए, काश मैं अपनी माँ को ले आता। और वो माँ नाराज भी हुई तो अभी भी वो यही कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ अपने बेटे के पास, मैं वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि उनको सिर्फ लोकेशन का पता है तो हम सलमान आपसे बराह रास्त यही कहते हैं, अगर आप हमें सुन रहे हैं या सलमान को कोई जानता है, जानने वाला, उसको बताए कि भाई उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही हैं और हम ये चाहते हैं कि सलमान को लेके जाएं। आलिया साहिबा वापस आते हैं आपके पास, थोड़ी सी डिस्कशन हम बेसिकली जो सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं कि हल क्या है इन मामलात के, तो आप प्रोफेसर साहब। मैं मुख्तसर तरीन ये हल दूँ बच्चों के पास उनको आइडियल देने हैं हमने जो उनकी तरबियत कर सके। माँ बाप असल में टेक्नोलॉजी में औलाद से पीछे रह गए हैं, प्रैक्टिकल की तरफ हम आते हैं ना, प्रैक्टिकली बच्चों को हमने उनको काउंसलिंग देनी है ताकि वो शैतान के हमलों से भी बचे रहें। शैतान इंसान को अंदर से गुमराह भी तो कर रहा है ना, जब तरबियत में कमी होती है तो दूसरी तरफ एक नेगेटिव तरबियत शैतान भी कर रहा है। उसके हमले से बचाने के लिए अपनी औलादों को नेक लोगों के करीब करना है, औलिया कराम के हालात वाक़यात। और मैं बहुत प्रैक्टिकल एक चीज़ बता दूँ, इसी 92 चैनल में सुबह 7 से 8 बजे का सुबह नूर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब का प्रोग्राम हर घर में लाजमी देखें, तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। बिल्कुल, बहुत अहम है। वो शो देखा भी बहुत जाता है। औलिया कराम की मोहब्बत पैदा कर, मैंने हज़ारों लोगों से सुना, मैं खुद पाकिस्तान भर में सफ़र करता हूँ, कि हमारी इस्लाह इस प्रोग्राम ने कर दी, हमारी आखिरत बचा ली, हमारी दुनिया संवार दी। तो ये आपका प्रोग्राम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अच्छा कि लोगों की तरबियत के लिए आप सोशल इश्यूज़ लेके आ रहे हैं। तो ये काउंसलिंग है बेसिकली, जो माएँ कम उनके पास सलाहियत है वो भी इनको सुन के से सीखेंगी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद खुशकिस्मती है, हम अपनी अपना ये खुशकिस्मती ही समझेंगे कि हमारी भी यही कोशिश है कि शो के जरिए 92 न्यूज़ की भी, इस चैनल की भी यही है, बिल्कुल तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा माशाअल्लाह। सादी साहिबा सोल्यूशन सबसे पहले तो मैं उनकी बात कहूँगी जो भी कह रहे थे कि जी ये इन्होंने कहा प्रिंसिपल साहिबा ने कि ये अपने स्कूल में एथिक्स सिखाती हैं, तो मैं बिल्कुल सिखाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं काम कर रही हूँ, और छोटे छोटे कामों से बड़े ही काम चलते हैं। और आटे में नमक की हैसियत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर वो रोटी अच्छी नहीं लगती, और हांडी में भी नमक बहुत कम डलता है, लेकिन डलता ज़रूर है, इसलिए मैं अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। अब हम आते हैं सलूशन की तरफ। सबसे बड़ी बात है माँ का माँ होना। हो गई माँ, अब जब उसकी, अब फिर वही वाली बात मैं कहूँगी कि डिपेंड करता है वो माँ किस इलाके को और किस सिनेरियो को बिलोंग करती है, उसका एम्बियंस कहाँ है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कल्चर हर माँ डिफरेंट है। गांव की माँ को बिल्कुल नहीं पता कि मेरा बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है या वो ये क्रैक है या पता नहीं कौन है, इसको कोई सिंड्रोम है, वो उसको पकड़ती है, वो एक पोटली सी बनाती है चारपाई के साथ, वहाँ उसको लिटाती है और खुद काम पे चली जाती है। शी डजंट नो दैट, व्हाई, बिकॉज शी इज़ डूइंग वर्क, उसने अपना काम करना और बच्चों को आके वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। लेकिन इसके अलावा वो कोई तरबियत नहीं करती अपने बच्चों की, तो इसका मतलब हुआ वो माँ डिफरेंट हो गई। अब हम आ जाते हैं स्टाइलिश माँ की तरफ कि जिसके पास एजुकेशन है,
جس کو نو ہاؤ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب اس کو اگر غلطی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. جیسے ابھی میں بڑی حیران ہوں گی جو والدہ صاحبہ آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے اس کو کہا کہ تم مر جاؤ. تو السلام علیکم, آپ جہاں بھی ہیں سلمان بھائی, کہ کیا بات ہے آپ کی, آپ نے اتنا خوبصورت جملہ اپنی ماں کے لیے کہا, اللہ پاک آپ کو رنگ لگائیں اور آپ کو مزید آپ کی زبان میں اچھائی پے کریں. بعض اوقات نا والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے جملے ان کے ذمہ لگانے لگ جاتے ہیں بچوں کے جو انہوں نے بعض اوقات نہیں بھی کہے ہوتے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لا تقل لہما اف, آپ بہت خیال رکھ رہے ہیں, جب کوئی پاس آتا تو ماں کہتی ہے تو مجھے پوچھتا ہی نہیں, میرا خیال ہی نہیں رکھتا, تو اس وقت اف نہ کرے. اور ہماری ان پڑھ ماؤں نے اپنے خدا کا خوف دل میں ہونے کی وجہ سے, میری والدہ ان پڑھ ہے لیکن اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں, تو ان کی وہ خوف اولاد کے دلوں میں آ جائے, بس یہ سب سے بڑی تربیت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم آتے ہیں سلوشن کی طرف کوئکلی. جی کوئکلی. سلوشن صرف یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سپیس دے. ٹریننگ ہو گئی, قرآن پاک پڑھ لیے, سب کچھ ہو گیا, سلوشن کی بات ہو رہی ہے. اپنے آپ کو ذرا پیچھے کریں اور بچوں کو آگے کریں, ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کریں. دیٹس the duty of the mother. کھانا ہی دینا نا, اس نے کون سا کما کے لا کے اپنی اولاد کو دینا ہے. جو چیزیں اس کے ذمہ ہیں وہ پورا کرے اور اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دے. لیٹ دیم ہیو دیئر لائف پلیز. ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت لگائیں, ان کی اپنی زندگیاں ہیں, انہوں نے بھی تو زندگی کرنی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ اولاد اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھے, ماں کی بات ہو رہی ہے, باپ کو تو ہم لفٹ ہی نہیں کرا رہے, تو ماں کا خیال رکھے اور بس خیال رکھے جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرے. جیسے ابھی کہا گیا کہ کچھ بچے پیسے دے کر اپنی ماں کو خریدتے ہیں, بالکل خریدتے ہیں کیونکہ پیسہ ہر چیز لیتا ہے, وہ زیادہ کماتا ہے لا کے ماں کو پیسے دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں رکھتا. اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے, میرا فریزر بھر گیا, میرے گھر میں میرے بچے نے راشن ڈال دیا, او ہو کیا بات ہو گئی میرے گھر میں اور روشنی آ گئی. بٹ آئی بلیو ماں نیگیٹو رول بالکل پلے کرتی ہے زندگی میں. وہ بچوں کو تانا زنی, بچوں کے ساتھ لڑائیاں, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا. ہمارے تو زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اسٹاپ اٹ, ڈو ناٹ ڈو دیٹ. بالکل صحیح. اپنے بچوں کو صرف محبت کا نوالا کھلائیں اور پیار سے لمس دیں اور بس ان کو اپنی زندگی جینے دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. عمران بھائی لاسٹ منٹ ہے, اینی میسج فار مدرز یا پھر ان بچوں کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ میں باپ ہوں, میرے 2 بچے ہیں, میں ان کا جواب دہ ہوں, اس لیے میں اس ٹیکنالوجی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. میرے مغرب میں پیدا ہونے والے بچے, یونیورسٹی گوئنگ بچے, آج کی ڈیٹ میں بھی ان دونوں بچوں کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے. میں نے نہیں کہا نہیں بناؤ, انہوں نے خود نہیں بنایا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری کیوں انہوں نے لی ہے. میں نے نہیں کہا, انہوں نے خود نہیں بنایا. دونوں مغرب میں پیدا ہونے والے بچے, کینیڈا کے بچے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یونیورسٹی گوئنگ بچوں کی میں بات بتا رہا ہوں. ان کی تربیت, ان کو صحیح اور غلط کا پہچان کی ذمہ داری میری ہے, ان کے غلط اعمال کی ذمہ داری میری ہے. مجھے اپنا وقت دینا پڑے گا, مجھے توانائی دینی پڑے گی, مجھے فکر دینی پڑے گی. اور میں اپنی بہن کے بات کو آگے بڑھاؤں گا, خدارا ماں باپ اپنے بچوں کو کردار والے اسکولوں میں بھیجیں, بڑے بڑے ناموں پہ نہ بھیجیں. آپ یہ نہ کہ میں نے بہت اچھے اسکول میں بھیج دیا, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, ایسا نہیں ہوگا. جی جی, پوائنٹ آپ کا آ گیا. عالیہ صاحبہ کوئکلی اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں. ماں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو, خدا کے لیے اس کو باشعور بنا دیجئے. عورت کی تعلیم پر بات کرتے ہیں, عورت کی تعلیم میں جب ماں کا نام آ جاتا ہے, ماں کا رتبہ آ جاتا ہے, خدا کے لیے ماں کو شعور دیجئے, تعلیم کے تھرو دیجئے, تربیت کے تھرو دیجئے. ہم عورت کو اس وقت اگنور کرتے ہیں سوسائٹی میں. مردوں کی تعلیم تربیت, بیٹوں کی تعلیم تربیت پر بہت فوکس کریں, وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن عورت کی تعلیم کو اگنور نہ کریں. بالکل بہت اچھا میسج دیا ہے, گاؤں میں ہو چاہے وہ شہر میں ہو, اس کو بالکل بالکل. عالیہ صاحب بہت اچھا میسج دیا آپ نے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک ایشو کے ساتھ. اللہ حافظ, خیال رکھیے.